एक बात मैं ज़रूर बताऊँगा कि आपकी फर्स्ट नाइट के दिन जिस सीक्रेट की बात मैं कर रहा था, तो वो सीक्रेट यह था, नानी के घर के बगल में जो श्वेता रहती है, उससे मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। ये बात मैंने ईशानी को बताई थी और उससे कहा भी था कि ये बात आपको और मम्मी को अभी ना बताए। क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी ना तो मेरा करियर बना है और ना ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है। आप लोगों को लगेगा कि लाइफ में कुछ किया नहीं और मोहब्बत करके शादी करने का ख्वाब देखने लगा। बस यही फीलिंग्स मैंने ईशानी के साथ शेयर की थी, पर मैं नहीं जानता था पर मैं नहीं जानता था कि मेरा ऐसा करना आपकी मैरिड लाइफ में तूफान ले आएगा। ईशानी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और शायद आपको पता नहीं कि वो रक्षाबंधन में मुझे राखी भी बांधती है। माना कि हम दोनों बातों में इतने खो जाते हैं कि जो भी मन में आता है वो एक दूसरे से कह देते हैं। पर इसका यह मतलब नहीं कि हम दोनों के बीच में कोई गलत रिश्ता हो। इतना कहते हुए वो अपने फोन में कुछ पिक्चर्स निकालता है और उसे दिखाते हुए कहता है, देखो इन पिक्चर्स को, ये रक्षाबंधन की है जिसमें ईशानी मुझे कॉलेज में राखी बांध रही है और ये बात मैंने मम्मी को भी बताई है। जाकर आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन आपको तो ये सब नाटक लगेगा, पर सच्चाई यही है कि मैंने और ईशानी ने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया। हम दोनों का रिश्ता पवित्र है, ये सिर्फ हम दोनों और मेरा भगवान जानता है। इतना कहते हुए वो ईशानी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब मेरी दोस्त आपके घर में तभी कदम रखेगी जब आपके दिलो दिमाग से ये शक का बीज निकल जाएगा, और अगर नहीं निकलेगा तो कभी मेरी दोस्त आपके इस घर में कदम नहीं रखेगी। इतना कहते हुए वो ईशानी का हाथ पकड़ता है और कहता है, ईशानी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज होती है और ये बात मैंने तुमसे सीखी थी, लेकिन तुम इनके प्यार में इतना खो गई कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तुमने दांव पर लगा दी। यही सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। काश पहले दिन ही तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लिया होता, तो आज ये तुम्हें खींचते हुए यहाँ तक नहीं लाते। वो दीपांकर की तरफ देखते हुए कहता है, प्यार उनसे किया जाता है जिसे तुम्हारे प्यार की कदर हो और जिसे तुम पर इतना भरोसा हो कि कुछ बातों को सुनकर उसका भरोसा टूटे नहीं, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। दीपांकर आगे बढ़कर प्रभाकर का हाथ पकड़ता है और कहता है, भाई माफ कर दो मुझे, मुझसे बड़ी गलती हो गई। ये गलती नहीं, ये जुर्म है। काश आपको जिस पल लगा था कि हम दोनों के बीच गलत रिश्ता है, उसी पल आपने मुझसे पूछा होता, तो शायद ईशानी की आंखों से इतने आंसू ना निकले होते और आप घुट घुट कर ना जी रहे होते। पर आपने ऐसा करने के बजाय अपने मन में ही हम दोनों के खिलाफ सबूत भी पेश कर दिए और सजा भी सुना दी। ईशानी मेरी दोस्त है और उसने मुझे राखी बांधी है, तो मैं इस नाते उसका भाई भी हूँ। इसलिए हर कदम पर मैं उसका साथ निभाऊंगा। इसके लिए अगर आपको बुरा लगता है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। इतना कहते हुए वो ईशानी का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है और दीपांकर चुपचाप बस उन्हें एकटक जाते हुए देखता रहता है। थोड़ी ही देर में प्रभाकर ईशानी को लेकर अशोक जी के घर आ गया था। पूरे रास्ते उसने ईशानी से भी कोई बात नहीं की थी और जब घर पहुंचने वाला था तब उसने ईशानी से कहा, सुबह कॉलेज जाने के लिए रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। प्रभाकर, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो बहुत सख्त अंदाज में बोला। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। इतना कहते हुए वो गाड़ी लेकर वहां से चला गया था और ईशानी बोझिल कदमों से जब घर के अंदर आती है तो उसकी मासी उसके अचानक घर आने पर बहुत खुश हो जाती हैं। उधर दीपांकर उस नंबर के बारे में पता करवाता है तो उसे पता चलता है कि वो फोन नंबर आयशा के घर में काम करने वाले एक नौकर के नाम से रजिस्टर्ड है।
वो आयशा से जब उन फोटो के बारे में पूछता है तो आयशा झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन दीपांकर के सख्त सवालों के आगे वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और इस बात को मान लेती है कि उसने ही वो सारी फोटो उसके नंबर पर सेंड की थी। वो उन पिक्चर्स के बारे में भी पूछता है जो पिक्चर्स होटल के रूम की थी। तब आयशा दीपांकर को सारी सच्चाई बताते हुए कहती है कि मैं प्रभाकर से प्यार करती थी। मैंने उससे अपने दिल की बात कही तो उसने मुझे साफ इनकार कर दिया। मैं उसका इनकार बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने नोटिस किया था कि जब से ईशानी कॉलेज आई थी, धीरे धीरे प्रभाकर और ईशानी में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मुझे लगने लगा था कि ईशानी की वजह से प्रभाकर ने मुझे रिजेक्ट किया है। बस यही बात सोचकर उस दिन से मुझे ईशानी से बहुत नफरत हो गई थी। मैं ईशानी और प्रभाकर दोनों से बदला लेना चाहती थी। वो सारी सच्चाई जब दीपांकर को बताती है तो दीपांकर को बहुत गुस्सा आता है। जैसे जैसे सच की परतें उसके सामने एक के बाद एक खुल रही थी, वैसे ही वैसे दीपांकर अपनी नजरों में गिरता जा रहा था। वो अपने आप से कहता है, मैं इतनी जरा सी बात कैसे नहीं समझ पाया कि हर इंसान का नेचर अलग होता है। कुछ लोग कम बोलते हैं और कुछ इतना ज्यादा जो बातों ही बातों में कुछ एक्स्ट्रा बोल देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गलत होते हैं। उधर ईशानी अपने कमरे को बंद करके धीरे धीरे रो रही थी। वो अपने आप से कहती है, जब पहली बार तुम मुझे मिले थे वो पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। उस पल को आज भी याद करती हूँ तो मन तुम्हारी हर कड़वी बातों को भूल जाता है। सारी सच्चाई पता करने के बाद दीपांकर प्रभाकर से नजरें नहीं मिला पाता है। वो कई बार उससे माफी भी मांगता है, लेकिन दीपांकर उसे माफ नहीं करता। वो अपने कमरे में आता है तो कमरे का सूनापन उसे ईशानी की बहुत याद दिला रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो ईशानी हर कोने में खड़ी उससे कह रही है कि दीपांकर, मैंने तो सिर्फ तुमसे ही प्यार किया था और तुमने बदले में मुझे ऐसा दर्द दिया जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। उसका मन कर रहा था कि वो ईशानी को फोन करे, लेकिन अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ईशानी का सामना करे। जैसे तैसे रात उसकी बीत जाती है और अगली सुबह जब सुधा जी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, तब वो दीपांकर से पूछती हैं, ईशानी कहाँ है? सुबह से कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। दीपांकर कोई जवाब देता इससे पहले ही प्रभाकर कहता है, मम्मी, ईशानी कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। प्रभाकर वहां से चला जाता है और सीधा ईशानी के घर आता है। ईशानी कॉलेज जाने से मना करती है, लेकिन वो बहुत कड़क अंदाज में उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठा लेता है और कहता है, आज के बाद अगर कॉलेज जाने से मना किया तो समझ लेना कि मेरी तुम्हारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। ईशानी और प्रभाकर कॉलेज आ जाते हैं। ईशानी पूरे दिन कॉलेज में गुमसुम सी थी। ये देखकर प्रभाकर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो ईशानी को समझाते हुए कहता है, ईशानी, लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से मन कहीं नहीं लगता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी जिंदगी से ही मुंह मोड़ लें। इसलिए मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मानना या ना मानना तुम्हारी मर्जी है। प्लीज कुछ दिनों के लिए ये भूल जाओ कि तुम्हारी शादी हुई है और वो सब कुछ भी जो इतने दिनों से तुम्हारी लाइफ में हो रहा था, और खुलकर वही बिंदास ईशानी बन जाओ जो शादी से पहले हुआ करती थी। प्रभाकर, अब वो ईशानी बनना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। ईशानी कठिन कुछ भी नहीं होता, बस हौसला होना चाहिए। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैंने तुम्हें दोस्त कहा है और तुमने मुझे राखी बांधी है, तो मैं दोनों रिश्ते बखूबी निभाऊंगा। उसकी बात सुनकर ईशानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब प्रभाकर उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, भाभी प्लस बहन प्लस दोस्त इज इक्वल टू ईशानी।
अब जरा मुस्कुरा दो, क्योंकि तुम्हारे पति परमेश्वर का दिमाग अब तक ठीक हो गया होगा और बहुत जल्द ही वो यहाँ पहुँचने वाले होंगे। लेकिन उन्हें देखते ही पिघल मत जाना। उन्होंने गलती की है, तो जब तक वो अपनी गलती पर 10 दिन आंसू ना बहा लें, तब तक उन्हें माफ मत करना। अगर तुमने उन्हें माफ कर दिया, तो मैं तुमसे रूठ जाऊंगा। ईशानी प्रभाकर की जैसे ही ये बात सुनती है, तो वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, प्रभाकर, क्या वो तुमसे कह रहे थे कि मैं अभी कॉलेज आ रहा हूँ? प्रभाकर अपना माथा पीटते हुए कहता है, हे भगवान, इस दीवानी लड़की को कैसे समझाया जाए कि मेरे भैया ने इनके ऊपर इतने इल्जाम लगाए हैं, और ये है कि उनके सॉरी बोलने से पहले ही उन्हें माफ किए बैठी हैं। वो मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली, प्रभाकर, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, और मैं उनसे नाराज भी नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गलती मेरी भी है। खबरदार, अगर तुमने ये कहा कि गलती तुम्हारी है। वो ईशानी से कहता है, मेरी आज एक एक्स्ट्रा क्लास है, इसलिए तुम लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करो। मैं क्लास अटेंड करके वही लाइब्रेरी में आ जाऊंगा। ईशानी लाइब्रेरी की तरफ जाने लगती है। तभी थोड़ी दूर चलने पर अचानक से ही दीपांकर उसके सामने आ जाता है और अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहता है, ईसु, सॉरी। ईशानी उसके हाथों को जल्दी से पकड़ते हुए कहती है, आप कान पकड़कर सॉरी मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ईशु, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और वो सब कहा, जिसकी वजह से वो अभी इतना ही बोला था कि तभी प्रभाकर वहां आ जाता है और दीपांकर की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पता था कि आप ईशानी से मिलने आज यहाँ जरूर आओगे, इसीलिए कुछ देर के लिए ईशानी को अकेले छोड़ा था। प्रभाकर मेरे भाई, मुझे अपने यीशु से बात कर लेने दो। नहीं, मैं आपको ईशानी से कोई बात नहीं करने दूंगा। और ये क्या आपने मेरी यीशु लगा कर रखा है? दीपांकर थोड़ा गुस्से में कहता है, प्रभाकर, मेरे और ईशानी के बीच में मत आओ। बीच में मैं आपके कभी नहीं था, लेकिन फिर भी आप मुझे बीच में समझते रहे, तो अब मैं आप दोनों के बीच में जरूर आऊंगा। इतना कहते हुए वो ईशानी और दीपांकर के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और ईशानी को घूरते हुए कहता है, मैंने समझाया था ना तुम्हें कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज होती है। ईशानी नजरें झुका लेती है, तो प्रभाकर कहता है, ईशानी, चलो गाड़ी में बैठो। तभी दीपांकर भी कहता है, ईशु, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, प्लीज मेरा कहना मानो और मेरे साथ अपने घर चलो। तभी प्रभाकर भी कहता है, ईशानी, घर पति से होता है, और जहाँ पति तुम्हारा रिस्पेक्ट ना करता हो और तुम पर शक करता हो, वो घर घर नहीं होता। दीपांकर ईशानी से कहता है, ईशानी, अगर पति से भूल हो जाए और कान पकड़कर वो सॉरी भी बोले, तो पत्नी को माफ कर देना चाहिए। ईशानी प्रभाकर के पास आती है और धीरे से उसके कान में कहती है, प्रभाकर, प्लीज मान जाओ ना। देखो दीपांकर कितने दुखी लग रहे हैं। अच्छा, मुझे तो दुखी नहीं दिख रहे हैं। मेरी आंखों से देखो ना। तुम्हें पता है, वो मेरे सामने कान पकड़ रहे थे और सॉरी भी कह रहे थे, और ये अच्छा थोड़ो ना लगता है कि पति अपनी पत्नी के सामने कान पकड़कर माफी मांगे। तो क्या अच्छा लगता है, ईशानी मैडम, कि पति उल्टा सीधा बीवी से बोलते रहें, वो अच्छा लगता है? प्रभाकर, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उनकी बातों को माइंड नहीं करती। इसलिए प्लीज मुझे उनके पास चले जाने दो। और मेरी दोस्ती, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी दोस्ती भी मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं दीपांकर को नहीं छोड़ सकती, वो मेरे पति हैं। 7 जन्मों तक साथ निभाने का मैंने उनसे वादा किया है। इस जन्म में मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? और रही बात गलती की, तो दीपांकर ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। कुछ उनकी गलत फहमियाँ थीं और कुछ गलत फहमियाँ बनाई गई थीं। इसलिए प्रभाकर, मैं उन्हें माफ़ करती हूँ और तुमसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी वजह से तुम अपने भाई से इस तरह से गुस्सा मत हो।
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से 2 भाइयों में दरार आ जाए। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे दीपांकर जैसा पति और तुम्हारे जैसा दोस्त जो मेरा देवर भी है और मेरा एक बहुत अच्छा भाई भी मुझे मिला है। इसलिए प्लीज़ मेरे दीपांकर को माफ़ कर दो। इतना कहते हुए वो प्रभाकर के सामने हाथ जोड़ लेती है। तो प्रभाकर मुस्कुराते हुए कहता है, भैया, क्या अभी भी आप यही कहोगे कि ईशानी आपसे नहीं मुझसे? प्रभाकर इतना ही बोल पाया था कि दीपांकर आगे बढ़कर प्रभाकर को गले लगा लेता है और नम आंखों से कहता है, भाई, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ, इसलिए तुम दोनों जो मुझे चाहे वो सजा दे सकते हो, पर प्लीज घर चलो, क्योंकि ईशानी के बिना वो घर बिल्कुल अधूरा है। दीपांकर ईशानी और प्रभाकर के साथ घर आ जाता है। ईशानी जब दीपांकर के साथ अपने कमरे में जाने लगती है, तो प्रभाकर कहता है, ईशानी भाभी, अपने कमरे में कहाँ जा रही हो? पहले मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाकर लाओ। और हाँ, आज मैं लंच थोड़ा जल्दी करूँगा, इसलिए फटाफट लंच रेडी करो। और हाँ, 2 साल बाद मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, उसकी अभी से आप तैयारी करना शुरू करो। उसके बाद आप अपने पति परमेश्वर की सेवा कर लेना। ईशानी उसके मुंह से भाभी शब्द सुनकर मुस्कुरा रही थी। तभी वहां सुधा जी आती हैं और प्रभाकर के कान पकड़ते हुए कहती हैं, चलो, कम से कम तुम्हारी अकल तो आई, लेकिन आधी। आधी क्यों? क्योंकि भाभी के पाँव भी छुए जाते हैं जो तूने अभी तक नहीं छुए हैं। वो मुस्कुराते हुए कहता है, जो हुक्म मेरी माते, पर सोच रहा हूँ कि मेरी दुल्हनिया भी आ जाए, फिर जोड़े से भाभी और भैया के पाँव छू लेंगे। दीपांकर और ईशानी हंसने लगते हैं। प्रभाकर कमरे में आकर चैन की सांस लेता है और कहता है, चलो, कम से कम फाइनली एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई। उधर ईशानी और दीपांकर अपने कमरे में पहुंचते हैं। तो दीपांकर जैसे ही ईशानी का हाथ पकड़ने चलता है, तो ईशानी कहती है, आपने बोला था कि जो सजा दोगे वो मैं सजा के लिए तैयार हूँ। हाँ यीशु, मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है। तुम जो मुझे सजा दोगी, मैं हंसकर तुम्हारी सजा को मान लूंगा। तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक ही कमरे में, एक ही बेड पर लेटूंगी, लेकिन तुम मुझे हाथ भी नहीं लगाओगे। और जब तक मैं तुम्हें अपने पास आने को नहीं कहूंगी, तब तक तुम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आओगे। और अगर बात करोगे, तो 1 फीट की दूरी से। दीपांकर आश्चर्य से उसे देखते हुए बोला, यार, ये सजा नहीं, ये तो उम्र कैद है। और ये उम्र कैद तब तक रहेगी जब तक मैं चाहूंगी। दीपांकर मायूसी भरी आवाज में बोला, ईशानी, मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, तुम्हें अपने गले से लगाकर इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। इतना कहते हुए वो अपनी दोनों बाहें फैला देता है और कहता है, ईशु, माय डियर, प्लीज मेरी बाहों में आ जाओ। ऑलरेडी मैंने अपनी पहले ही बहुत सी रातें बर्बाद कर दी हैं। प्लीज अब और दूर मुझसे मत रहो। ईशानी मुस्कुराते हुए कहती है, देखो, अगर तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आना चाहते हो तो आ सकते हो, लेकिन तुमने सजा की बात की थी, तो मैं तुम्हें सजा दे चुकी हूँ। अब सजा मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी। दीपांकर उदास होते हुए कहता है, ईशानी, अब अगर तुम्हारी यही मर्जी है, तो मैं इस सजा को हंसकर कबूल करूंगा। पूरा दिन दीपांकर ईशानी से दूर रहकर ही बात करता है। वो ईशानी को छूने चलता है, तो ईशानी मुस्कुराते हुए कहती, दीपांकर, सजा याद रखना। वो बेचारा फिर पीछे हट जाता। रात हुई तो ईशानी मैरून कलर की एक बहुत ही स्टाइलिश नाइटी पहनकर जब उसके सामने आई, तो दीपांकर फौरन बेड से उठ जाता है और मदहोशी भरे अंदाज में कहता है, ईशु, माय डियर, तुम इसमें बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं जानता था कि तुम इस सजा वाली कंडीशन को खत्म कर दोगी। वो जैसे ही उसे हक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो ईशानी फिर मुस्कुराते हुए कहती है, जान, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है।
वो मासूम सा चेहरा बनाकर फिर वापस बेड पर बैठ जाता है। तभी ईशानी नाइटी का वन पीस उतार देती है और सिर्फ वन पीस में ही बेड पर आकर लेट जाती है। उसकी धड़कनों की खूबसूरती दीपांकर को दीवाना कर रही थी और वो बड़े मजे से उसे परेशान करने के लिए एक हाथ माथे पर रखे और दूसरा हाथ अपने पेट पर रखे सोने का नाटक कर रही थी। वो ईशानी के थोड़ा करीब आ जाता है और कहता है, सॉरी यार, माफ कर दो ना। देखो यार, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई। वो अपनी आंखें खोलती है और गुस्से से कहती है, नहीं दीपांकर, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। गलती मुझसे हुई थी, इसलिए दूर रहो और अब मुझे सोने दो। दीपांकर थोड़ी देर तक उसे देखता रहता है कि शायद ईशानी को उस पर तरस आ जाए और वो मुस्कुराकर उसकी बाहों में आ जाए। लेकिन ईशानी पूरी रात अलग ही लेटी रहती है। अगली सुबह वो दीपांकर के जागने के बाद उठती है और फिर टावल लेकर वो टॉवेल लपेटे ही कमरे से बाहर आ जाती है और बेड पर बड़ी नजाकत से अपने पैरों में क्रीम लगाने लगती है। दीपांकर मुस्कुराते हुए कहता है, यार मारना ही है तो एक बार में ही मार दो ना। यो तड़पा तड़पा कर मारना कहाँ का इंसाफ है। वो मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहती है, मैं तो कुछ कर भी नहीं रही हूँ, फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। इतना कहते हुए वो अपने बालों को एक साइड कर लेती है और फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर ओठों पर डार्क लिपस्टिक लगाती है। दीपांकर आहें भरते हुए कहता है, अब अगर आपका सजना संवरना हो गया हो तो जाओ, जाकर कपड़े पहन लो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। प्लीज अलमारी से मेरे कपड़े निकाल दो, मैं यहीं चेंज कर लूंगी। वो मुस्कुराते हुए कहता है, इशू माय डार्लिंग, सिर्फ 10 मिनट के लिए मुझे इस सजा से मुक्त कर दो। क्यों? 10 मिनट में क्या करोगे? तुम्हें बाहों में लेकर तुम्हारे होठों की थोड़ी नरमी चुराऊंगा। ईशानी अपने बालों की एक लट को उंगली में फंसाते हुए बोली, शाम तक सोच कर बताऊंगी कि आपको 10 मिनट की मोहलत दी जाए या नहीं। ये कहते हुए अलमारी से कपड़े निकालने लगती है। दीपांकर भी रेडी होकर चला जाता है। पूरा दिन तो ईशानी का कॉलेज में ही बीत गया था, लेकिन जैसे ही रात हुई तो ईशानी को फिर शरारत सूझती है। वो अपने कमरे को फूलों से सजाती है और कुछ फूलों की पंखुड़ियों को बेड पर डालकर आराम से लेट जाती है। वो जानती थी कि दीपांकर 10 बजे तक आ जाएगा, इसलिए वो टीवी में एक बहुत ही रोमांटिक गाना प्ले कर देती है। गाना शुरू ही हुआ था कि तभी दीपांकर आता है और उसे ब्लैक कलर की एक बहुत ही शॉर्ट नाइटी में देखकर उसकी तरफ गन बढ़ाते हुए कहता है, अब तुम मुझे जीने नहीं दोगी, इसलिए ये लो, इससे मुझे मार दो, पर अपने ये खतरनाक जलवे मुझे मत दिखाओ, वरना मेरी जान तो तड़प तड़प कर ही चली जाएगी। ईशानी जोर से हंसते हुए कहती है, जब मैं तुम्हारी बातों को सुनकर रात भर तड़पती थी और आंसू बहाती थी, तब तो तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आया, तो मैं क्यों तुम पर तरस खाऊं। यार गलती हो गई। ईशानी मुंह फेरते हुए कहती है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। दीपांकर जल्दी से कपड़े चेंज करता है और मुस्कुराते हुए उससे कहता है, आई प्रॉमिस, तुम 1 घंटे के अंदर मेरी बाहों में होगी। ख्वाब अच्छा है, देखते रहो। ईशानी आराम से टीवी देख रही थी और दीपांकर बेड पर लेटे लेटे फोन में कुछ देख रहा था। पिछले 45 मिनट से दीपांकर ने ईशानी से कोई बात नहीं की थी। जब उसे दीपांकर से कोई अटेंशन नहीं मिलती है तो वो भी बेड पर आकर लेट जाती है। जैसे ही वो लेटती है तो दीपांकर डरते हुए कहता है, ईशानी तुम कहाँ बैठी थी? तुम्हारे कपड़ों पर कॉकरोच चल रहा है। दीपांकर ने जैसे ही कॉकरोच का नाम लिया तो ईशानी की हालत खराब हो जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है, दीपांकर प्लीज, मुझे इससे बचा लो, मुझे उससे बहुत डर लगता है। ईशानी, तुमने मुझे सजा दी है, इसलिए मैं तुम्हारे कपड़ों को कैसे छू सकता हूँ। तुम जल्दी से नीचे जाओ और मम्मी से वो निकलवा लो, वो तुम्हारे कपड़ों के अंदर जा रहा है।
इतना सुनना था कि ईशानी के आंसू निकल आते हैं और वो दीपांकर के पास आती है और उससे रिक्वेस्ट करती हुई कहती है, दीपांकर प्लीज इसे निकालो, वरना मेरी जान निकल जाएगी, मुझे इससे बहुत डर लगता है। ईशानी बहुत कांप रही थी। ईशानी, वो अंदर चला गया है, तुम्हें नाइटी हटानी पड़ेगी, तो हटा दो ना। वो नाइटी उतार देता है और उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहता है, यार, इतने बड़े-बड़े कॉकरोच कमरे में कहाँ से आ गए? वो कुछ देर तक दीपांकर की बाहों में डरी सहमी खड़ी रहती है और जब दीपांकर धीरे से उसके कान में कहता है, प्रॉमिस किया था कि 1 घंटे के अंदर मेरी बाहों में होगी, तो लो, मेरा प्रॉमिस पूरा हो गया। अभी 1 घंटा होने में पूरे 5 मिनट बाकी हैं। ईशानी उसकी बात सुनकर उसे पीछे धकेलते हुए कहती है, चीटर कहीं के, ऐसे ही चीटिंग करके तो कोई भी प्रॉमिस पूरा कर लेगा। दीपांकर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, वाह यार, इस ड्रेस में तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। ईशानी एक नज़र अपने ऊपर डालती है तो उसकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं, क्योंकि उसने कोई भी ड्रेस नहीं पहनी थी। वो जल्दी से कंबल में अपने आप को छुपा लेती है और कहती है, दीपांकर आप बहुत वो हो, मैं अब आपसे कोई बात नहीं करूंगी। दीपांकर मुस्कुराते हुए उसी कंबल में जाकर लेट जाता है और उसे अपने करीब करते हुए कहता है, सॉरी जान, अब और सजा मत दो, लाइफ की पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दो। सच कहता हूँ कि आज के बाद कभी तुम पर शक नहीं करूंगा। ईशानी, जो अभी तक सिकुड़ कर लेटी हुई थी, वो अपना सर दीपांकर के सीने पर रख लेती है, तो दीपांकर उसके माथे को चूम लेता है और धीरे से उसके होठों पर झुकता हुआ प्यार की गहराइयों में खोने लगता है। ईशानी उसे अलग होने की कोशिश करती है, तो वो उसकी गर्दन से होते हुए नीचे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो उसकी खूबसूरती को बड़े प्यार से सहलाते हुए जब ओठों से छूता है तो उसका रोम रोम सिहर उठता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और नीचे ऊपर होती धड़कनों को देखकर दीपांकर का दिल उसे पाने के लिए और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है। ईशानी की नजरें जैसे ही दीपांकर के फौलादी शरीर पर पड़ती हैं, तो वो डरते हुए कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी बातों का मतलब समझते हुए वो उसे बड़े प्यार से गले लगा लेता है और फिर धीरे धीरे उसे अपने करीब करने लगता है। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन अंदर कमरे में ईशानी का रोम रोम प्यार की अग्नि में जल रहा था और दीपांकर को जब लगता है कि ईशानी पूरी तरह से उसके प्यार की गिरफ्त में है, तो बस उसी पल वो उसे अपने अंदर समेट लेता है। सांसों की सरगोशियों के साथ ही पूरा कमरा उनकी मोहब्बत की गवाही देने लगता है। अगली सुबह ईशानी जब दीपांकर से नजरें चुराती है, तो दीपांकर उसका हाथ पकड़ता है और एक झटके में अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, रात तो शर्म नहीं आ रही थी जब तुम पर अपनी मोहब्बत लुटा रहा था, तो अब क्यों इतना शर्मा रही हो। वो उसके सीने पे मुंह छुपाते हुए कहती है, दीपांकर अब कभी मुझे खुद से दूर मत करना, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। दीपांकर बड़े प्यार से उसके माथे पर अपने ओठों को रख देता है और उसके ओठों की रंगत चुराते हुए उसकी धड़कनों को अपने ओठों से तो ईशानी अटकते हुए कहती है, मुझे दर्द हो रहा है। कहाँ? ईशानी जब अपनी नजरें झुका लेती है, तो दीपांकर उसकी खूबसूरती को अपने हाथों से महसूस करते हुए कहता है, सॉरी जॉन, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें देखकर खुद पर काबू नहीं रहता। मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा कि तुम मेरी बहुत नाजुक बीवी हो। थोड़ी ही देर में वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, तो प्रभाकर उन दोनों के खिले खिले चेहरे को देखकर समझ गया था कि उन दोनों के बीच अब कोई भी दूरी नहीं है। सुधा जी भी अपने बच्चों को हंसते मुस्कुराते देखकर बहुत खुश थीं। दीपांकर ने आयशा के मम्मी पापा को जब आयशा की सारी हरकतों के बारे में बताया, तो आयशा के पेरेंट्स उसे बहुत डांटते हैं। वो दीपांकर से कहते हैं कि बेटा,
तुम इस लड़की को जो भी सजा देना चाहो, तुम दे सकते हो। दीपांकर आयशा से कहता है, तुम प्रभाकर की बचपन की दोस्त हो और बचपन से ही तुम मेरे घर में आ जा रही हो। दोनों ही परिवारों में बहुत मधुर संबंध हैं, इसलिए मैं अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहता। इसलिए आयशा, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि ये तुम्हारी पहली गलती थी। इसलिए आयशा, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि ये तुम्हारी पहली गलती थी। इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब अगर तुमने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन जरूर लूंगा। और रही बात प्यार की, तो प्यार किसी से जबरदस्ती हासिल नहीं किया जाता। प्रभाकर ने जब तुमसे साफ शब्दों में कह दिया था कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, तो तुम्हें समझना चाहिए था कि एक तरफा प्यार में तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। आयशा को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो प्रभाकर और ईशानी से माफी भी मांगती है। वो दोनों उसे माफ कर देते हैं। दीपांकर अपने घर आ गया था और उसने एक बार फिर ईशानी और प्रभाकर से माफी मांगी थी। तो प्रभाकर उनके गले लगते हुए कहता है, भैया, माफी नहीं, बस मुझे भी गाइडेंस करिए कि मैं भी आपकी तरह एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर बनूं, क्योंकि मेरी श्वेता को पुलिस अफसर बहुत पसंद है। जब भी उससे बात करता हूँ तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारे दीपांकर भैया पुलिस की वर्दी में बहुत अच्छे लगते हैं। ईशानी प्रभाकर को अपनी एक उंगली दिखाते हुए कहती है, प्रभाकर, अपनी श्वेता से कह दो कि मेरे दीपांकर को नजर न लगाए। और जब वो तुमसे प्यार करती है तो मेरे दीपांकर को क्यों देखती हैं और दीपांकर की क्यों बातें करती हैं। दीपांकर मुस्कुराते हुए प्रभाकर से कहता है, प्रभाकर, ये तुम्हारी बहन को जलन हो रही है या फिर शक। प्रभाकर चिल्लाते हुए कहता है, खबरदार, अगर इस घर में किसी ने एक दूसरे पर शक किया तो समझ लेना, मैं उसको अपने प्यार से, अपने दिल से बेदखल कर दूंगा। ईशानी हंसते हुए कहती है, दिल है तुम्हारे पास। वो उसकी हंसी उड़ाते हुए कहती है, दीपांकर, तुम्हें पता है कि श्वेता इसे क्या कहकर बुलाती है? क्या? नौटंकी। दीपांकर हंसते हुए कहता है, और नौटंकी की बहन को क्या कहकर बुलाती है, ये भी तो जरा बताओ मुझे। प्रभाकर कहता है, मैं बता रहा हूँ, श्वेता भाभी को फिल्मी ड्रामेबाज कहकर बुलाती हैं। भाई, आपको पता है कि आपकी बीवी कितनी फिल्मी है। उस दिन मंडप में भाभी को चोट नहीं लगी थी, ये जानबूझकर चोट का बहाना कर रही थी ताकि आप इन्हें गोद में उठाकर फेरे ले। फिल्में देख देख कर इन्हें बड़ा शौक लगा था कि इनके पति इनको गोद में लेकर फेरे ले। अब ये बेचारी फिल्मी ड्रामेबाज अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए इन्होंने पैर में मोच आने का बहाना किया, और बहानेबाजी में मैंने भी इनका भरपूर साथ निभाया। दीपांकर आश्चर्य से ईशानी को देखता है, तो ईशानी कहती है, मुझे रोमांटिक मोमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, बस इसीलिए कर रही थी। प्रभाकर हंसते हुए दीपांकर से कहता है, भैया, मैं तो जा रहा हूँ अपनी श्वेता को ये बताने कि हमारे लव बर्ड हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। अब आप अपनी बीवी के रोमांटिक मोमेंटों के बारे में पता करिए, क्योंकि मुझसे कह रही थी कि मैं ऐसे रोमांटिक मोमेंट चाहती हूँ जो मेरी जिंदगी के यादगार मोमेंट बन जाएं। प्रभाकर जब वहां से चला जाता है तो दीपांकर ईशानी को गोद में उठा लेता है और उसके गालों से अपने गालों को रब करते हुए कहता है, ईशु, माय डियर, अब रोमांटिक मोमेंट के लिए रेडी हो जाओ। वो दोनों वो दोनों कमरे में आ जाते हैं। ईशानी जैसे ही उसकी गोद से नीचे उतरती है तो दीपांकर उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए अपनी तरफ ले आता है। ईशानी की धड़कनें ऊपर नीचे होने लगती हैं, तो दीपांकर उसे बाहों में भर लेता है और शिद्दत से उसके ऊपर झुकता हुआ
उसे दर्द की मीठी मीठी दुनिया में ले जाता है, जहाँ सांसों की सरगोशियां थीं और धड़कनों का सुर, जिसमें खोकर ईशानी दीपांकर की जुनूनी मोहब्बत को महसूस कर रही थी। वो प्यार में ईशानी को मीठा मीठा दर्द दे रहा था, मगर वो दर्द ईशानी के दिल का सुकून बनता जा रहा था। और फिर उस दिन के बाद दीपांकर के मन से ईशानी के प्रति सारे शक खत्म हो गए थे। ईशानी प्रभाकर के साथ कॉलेज जाने लगी थी। ईशानी और प्रभाकर के बीच में फिर वैसे ही मस्ती मजाक वाली बातें शुरू हो गई थी, और उन बातों को सुनकर सुधा जी और दीपांकर खूब हंसते। कभी कभी तो वो दोनों भी उनके मस्ती मजाक का एक हिस्सा बन जाते। ईशानी और प्रभाकर की शरारतों से पूरे घर में रौनक लगी रहती थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि पिया बेदर्दी कहानी को सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कहानी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कहानी को लाइक और वीडियो को शेयर, और कहानी के प्रति एक खूबसूरत सा कमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाना, क्योंकि आपके कमेंट को पढ़कर सच में दोस्तों मुझे बहुत खुशी होती है। और हाँ, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी ही रोमांटिक लव स्टोरी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक और नई लव स्टोरी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और सोमी लव स्टोरी के साथ कनेक्ट रहना।